मम्मी की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। पूर्वी के साथ सुरेश फरीदाबाद पहुंचा। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत भिड़ाने लगा। पापा, आप भी हमारे साथ भोपाल चलें, पूर्वी ने कह तो दिया, किंतु भोपाल में उनका 3 कमरों का फ्लैट था, उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई। लेकिन पापा तो अस्वस्थ हैं, वे अकेले कैसे रहेंगे? पूर्वी के प्रश्न ने सुरेश को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उसे ननिहाल की शकुंतला मौसी की याद आई जो विधवा थी, उनकी एक लड़की थी। ससुराल वालों ने मौसी को घर से निकाल दिया था। भाई भावज ने भी खोज खबर न ली, तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके अपना और अपनी बच्ची का पेट पालने लगी। सुरेश ने ननिहाल में एक फ़ोन किया और 2 दिन के अंदर शकुंतला मौसी अपनी बेटी के साथ आ गईं। शकुंतला मौसी के चेहरे पर नौकरी मिल जाने की चमक थी। वे बोली, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी, रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आप चाय नाश्ता बनाएंगी, खाना, दवा, देखभाल आप करेंगी, महरी बाकी झाड़ू पोछा, बर्तन कर ही लेगी। पगार कितनी लेंगी? पूर्वी ने पूछा। जो आपकी इच्छा हो दे दीजिएगा। पूर्वी चुप हो गई। बात जितने कम में तय हो उतना अच्छा। सुरेश के चेहरे पर भी संतोष था। पापा गमगीन थे। एक तो पत्नी का शोक, ऊपर से बेटा बहू, बच्चे सब जा रहे थे। पूर्वी ने धीरे से सुरेश के कान में कहा, मम्मी की अलमारी में साड़ियाँ, जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, सो हमें उसकी चाबी ले लेनी चाहिए। पापा, अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर, कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब तुम्हें ही मिलेगा, सुरेश मुस्कुरा कर बोला। बीच बीच में आने की बात कहकर सुरेश, पूर्वी भोपाल रवाना हो गए। भोपाल में भी वे घर, अलमारी, बैंक के रुपयों, प्रॉपर्टी की बातें करते रहते, उन्हें चिंता होती। चिंताग्रस्त होकर वे फिर फरीदाबाद रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था, सारे पौधों में पानी डाला गया था, कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर शकुंतला मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। पूर्वी ने मां बेटी का निरीक्षण किया। दोनों ने बया कपड़े पहने थे, बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। शकुंतला ने चूड़ियों, टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ। वे पहले से अधिक स्वस्थ और ताजा लग रहे थे। मम्मी के जाने के बाद हंसना भूल गए। पापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बड़ी जल्दी मिलने चले आए? अब आप अकेले हो गए हैं, तो हमने सोचा। अकेले कहाँ, शकुंतला है, उसकी लड़की सुनिधि है, उसको यहीं इंटर कॉलेज में डाल दिया है। शाम को 1 घंटा पढ़ा दिया करता हूँ। पापा सुनिधि का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु सुरेश, पूर्वी असंतुष्ट मुखमुद्रा में बैठे थे। रात को पापा टीवी देखते हुए शकुंतला से उसके बारे में पूछताछ करते खूब हंसते रहे। सुनिधि से पढ़ाई संबंधी बातें भी करते रहे। पापा संतुष्ट एवं खुश थे। सुरेश, पूर्वी संदेहास्पद दृष्टि से शकुंतला को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा शकुंतला और सुनिधि से करते पापा कई बार बेटे बहू की उपस्थिति ही भूल गए, बच्चों का हालचाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय सुरेश बोला, यदि हम उसी समय अपने साथ पापा को ले चलते, तो आज वे इस तरह मां बेटी में इन्वॉल्व न होते। अरे, यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हट्टे कट्टे हैं, खुश हैं, वहाँ 3 कमरों के डब्बे में कहाँ एडजस्ट करते इन्हें? पूर्वी बोली। तुम मूर्ख हो, अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही बात आगे बढ़ानी होगी। बात क्या बढ़ाओगे? अरे, तुम ही न कहती थी, इस बंगले को बेचकर भोपाल में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनाओगी और बाकी रुपया बच्चों के नाम फिक्स कर दोगी। हाँ हाँ, लेकिन अब यह कहाँ संभव है? अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें भोपाल ले चलते हैं। जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूंगी, पूर्वी बोली। अगले दिन दोनों ने शकुंतला मौसी का सेवाभाव देखा। नाश्ता, खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर की जैतून के तेल से घंटे भर मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर अपरिमित सुख शांति छाई रहती थी। सुरेश समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है।
वो उनकी इतनी सेवा कभी कर ही नहीं सकता था। तब भी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा पापा को बांधने का प्रयास किया। पापा, आप यहाँ कब तक दूसरों की दया पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ भोपाल चलिए, सब साथ रहेंगे। मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। शकुंतला काम करती है, उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा घर छोटा है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ, सुरेश ने कहा। बिल्कुल बनवाओ, पापा ने कहा। इस बंगले को बेचकर जो रकम मिलती उसी से फ्लैट बनवाता, यदि आप हम लोगों के साथ चलकर रहते। मैं अपने जीते जी यह बंगला नहीं बेचूंगा। तुम लोन लेकर अपने बलबूते पर फ्लैट बनवाओ। आखिर बैंक ऑफिसर हो, अच्छा कमाते हो। एक आशा खत्म होने पर सुरेश व्यग्र हो गया। कम से कम अलमारी की चाबी ही दे दीजिए। पूर्वी अपने साथ मम्मी के गहने और जेवर ले जाना चाहती है। तुम्हारी पत्नी के पास कपड़ों गहनों का अभाव तो नहीं है, कम से कम मेरे मरने की प्रतीक्षा करो। सुरेश पूर्वी मायूस होकर भोपाल लौट आए। अगली बार वे बच्चों सहित जल्दी ही फरीदाबाद पहुंचे। वहां शकुंतला को मां की साड़ी और गले में सोने की जंजीर पहने देख उन्हें शक हुआ। आप में बड़ा परिवर्तन आया है शकुंतला मौसी, सुरेश बोला। कैसा परिवर्तन? वैसी ही तो हूँ, शकुंतला ने विनम्रता से कहा। आप काम वाली कम, घरवाली ज्यादा लग रही हैं। ऐसा कहकर पाप का भागी न बनाएं, हम तो मालिक की सेवा में प्राणपण एक किए रहते हैं। सो कभी कभी इनाम मिल जाता है। किंतु पापा सुरेश की स्वार्थपूर्ण योजनाओं, प्रॉपर्टी, धन संपत्ति की बातों से चिढ़ गए। बोले, बेटा, बाप की मृत्यु के बाद ही तो बेटे की ताजपोशी होती है। तू तो मेरे जीते जी ही व्यग्र हुआ जा रहा है। सुरेश कैसे कहता जीर्ण शीर्ण कुम्हलाए पापा को शकुंतला मौसी अपने परिश्रम से दिनों दिन स्वस्थ प्रसन्न करती जा रही हैं। दूर दूर तक उनकी मृत्यु के आसार नजर नहीं आ रहे थे और उसकी गाड़ी, बैंक बैलेंस आदि के सपने धराशायी हो गए थे। रात के खाने के बाद साधारण बातचीत ने झगड़े का रूप ले लिया। सुरेश अपनी असलियत पर उतर आया। बोला, पापा, कहीं आप दूसरी शादी के चक्कर में तो नहीं हैं? यदि ऐसा है तो इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। पापा हक्के बक्के एकलौते पुत्र का मुंह देखते रह गए, लेकिन फिर जल्दी ही संभल गए। बोले, आज तुझे अपना पुत्र कहते लज्जा का अनुभव होता है। एक निस्वार्थ स्त्री, जिसने तेरे मरते हुए बाप को आराम और सुख के 2 पल दिए, उसे तूने गाली दी। साथ ही अपने जन्मदाता को शर्मसार किया। मैं तुझे एक पल यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुबह होते ही अपने परिवार सहित यहाँ से कूच कर जाओ। पापा के रुख को देखकर सुरेश की सिटीपेटी गुम हो गई। अगले ही दिन वे भोपाल लौट गए। फिर 1 वर्ष तक उसने फरीदाबाद का रुख नहीं किया। शकुंतला मौसी स्वयं फोन करके पापा की खबर देती रहती थी। एक दिन पता चला पापा बाथरूम में गिर गए हैं और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई है। सुरेश आया अवश्य, किंतु ऑपरेशन के बाद सुरेश अगले ही दिन लौट आया। उसका एक वकील मित्र था मोहन, उसने और शकुंतला मौसी ने बढ़-चढ़ कर पापा की सेवा की। चूंकि मोहन पापा की प्रॉपर्टी और धन की देखभाल करता था, इसलिए सुरेश उससे संपर्क बनाए रखता था। पापा फिर बिस्तर से उठ नहीं पाए, वे बिस्तर के होकर रह गए थे। शकुंतला, मोहन ने सुरेश, पूर्वी को आने के लिए कहा, किंतु उन्होंने बच्चों की परीक्षा और अन्य व्यस्तताओं का बहाना बनाया। अंत में उन्हें पापा की मृत्यु का समाचार मिला। सुरेश पत्नी व बच्चों सहित तुरंत फरीदाबाद पहुंच गया। वहां पिता के निस्पंद शरीर को देखकर उसकी आंखों में आंसू नहीं आए। लोग शकुंतला मौसी की बहुत प्रशंसा कर रहे थे कि उसने जितनी पापा की सेवा की वो घर का सदस्य नहीं कर सकता था। अचानक उसकी वक्र दृष्टि शकुंतला मौसी पर पड़ी। उसने धीरे किंतु विषपूर्ण स्वर में कहा, 13वीं के बाद तुम माँ बेटी को मैं एक क्षण यहाँ नहीं देखना चाहता। इस तरह पिता की मृतदेह की उपस्थिति में उसने शकुंतला मौसी, जिसने उसके और पूर्वी के कर्तव्यों का बखूबी निर्वाह किया था, का पत्ता काट दिया। मोहन ने कुछ बोलने का प्रयास किया, किंतु उसने इशारों से उसे चुप करा दिया। शकुंतला चुपचाप रोती रही। अंतिम संस्कार के बाद सुरेश समाज के संभ्रांत लोगों के बीच बैठा दीन दुनिया की बातें करता रहा। उनके जाते ही उसके भीतर शांत बैठा परिवार का मुखिया फिर जाग गया। वो मोहन से पिता की संपत्ति का ब्यौरा लेने लगा और शकुंतला मौसी को अगले ही दिन जाने का आदेश सुना दिया। मोहन ने उसे समझाया, सुरेश, रुक जाओ, 13वीं तो हो जाने दो। बिल्कुल नहीं,
तुम्हें नहीं पता, इस स्त्री के कारण ही मेरे पिता मुझसे दूर हो गए। कैसी 13वीं? उसके लिए हम फिर आएंगे। इतनी लंबी छुट्टी न मुझे मिलेगी न बच्चों को स्कूल से। पर उसके पूर्व मैं घर लॉक करके जाऊंगा। किंतु तुम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, भला कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारे पिता की वसीयत। उन्होंने 13वीं के दिन मुझसे वसीयत पढ़ने को कहा था, किंतु तुम्हारी जल्दबाजी के कारण आज ही मुझे तुमको बताना पड़ रहा है कि यह घर वे शकुंतला मौसी के नाम कर गए हैं। सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो विस्मय से मुंह खोले मोहन को ताकता रहा। स्त्री पुरुष का केवल एक ही रिश्ता नहीं होता। तुमने उन पर, एक वृद्ध व्यक्ति पर चरित्रहीनता का आक्षेप लगाकर अंतिम समय में उन्हें बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसका तुम्हें पश्चाताप करना होगा। मोहन ने अपनी वाणी को विराम दिया और उसे हिकारत से देखते हुए चला गया। सिसक सिसक कर रोती शकुंतला के सामने आंखें उठाने की हिम्मत नहीं रह गई थी सुरेश में। वो वैसे ही सिर झुकाए बैठा रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।